गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल IBPS क्लर्क मेंस का पेपर था और जीके जो था वो अराउंड 50 क्वेश्चंस था 35 मिनट्स का। तो उसका जीके का क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कंप्लीट एनालिसिस नहीं है क्योंकि 46 क्वेश्चंस ही अरेंज कर पाई हूँ। 4 क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, तो अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट करना। इसके अलावा जब मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि BIS का हेडक्वार्टर कहाँ है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के बेसल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्राण से रिलेटेड कि प्राण जो है वो किससे रिलेटेड है। प्राण यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब आप किसी जॉब में जाते हो तो वहाँ पे NPS कटता है, तो NPS जो कटता है तो वो इसी अकाउंट में इसका पैसा सबमिट मतलब डिपॉजिट होता है, तो वो नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हमारे इंडिया में क्रेडिट ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशंस कितने हैं टोटल, तो वो है 4। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली RBI ने अनक्लेम डिपॉजिट्स को लेके जो एक नया पोर्टल लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो वो है उद्गम पोर्टल। एक क्वेश्चन आया था फेम 2 स्कीम से रिलेटेड कि फेम 2 स्कीम जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो INS विक्रांत है जो कि इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड सबमरीन है, उसको किसने बनाया था, तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका एक मिशन है इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो वो कब तक है, उसका टाइमिंग दिया था, ईयर बताना था, तो वो 2047 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो नोंगयूब बैंक है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया था और उसके बाद कहा गया था कि जो नोंगयूब बैंक है क्योंकि RBI ने शायद इसको अभी AD कैटेगरी 2 में रखा है। कैटेगरी 2 ऑथराइज डीलर जो पता नहीं क्या होता है, ऐसे तो पूरा जीके हो गया है। तो नोंगयूब बैंक जो है वो कहाँ का है, तो वो साउथ कोरिया का सियोल में पड़ता है। इसके अलावा एक पूछा था एक क्वेश्चन कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो नंबर ऑफ ड्राफ्ट यानी कि डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल जो है हमारे इंडिया में कितना अभी ऑपरेट कर रही हैं, तो उसका आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो भी आया है तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को भी ऑथराइज़ किया गया था कि आप वहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। तो उसमें से बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स दिए गए थे और आपको बताना था कि इसमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसको RBI ने ऑथराइज़ नहीं किया है, तो वो है बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो यस बैंक है उसने अपना एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम था आइरिस। एक क्वेश्चन आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है उसका जो मिशन है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, वो कब तक का है, तो वो 2030 का है। ठीक है, मतलब हमारा इंडिया का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो अराउंड 2070 का है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसका नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट 2030 तक का है। एक क्वेश्चन आया था कि किसने बैंक्स को सजेस्ट किया है कि आप अपने वेबसाइट पे लोगो और QR कोड को डिस्प्ले करो, तो वो DICGC ने किया है। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडियरी है। एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया और UAE के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, तो आपको बताना था उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, तो उसका एग्रीमेंट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि SBI को जो ऑथराइज़ किया जाता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू कर सकते हो, तो वो जो अपने 29 ब्रांचेस है तो वो कौन से फॉर्म में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करता है, वो मतलब वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वो एक प्रॉमिसरी नोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि UAE की करेंसी क्या है, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, कोई न्यूज़ दिया गया था और लास्ट में पूछा था कि UAE की करेंसी क्या है, तो उसका आंसर होगा दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 थीम पे एक कॉमरेटिव कॉइन इशू किया था, 2 डिनोमिनेशन पे इशू किया था, तो वो डिनोमिनेशन बताना था, एक 75 रुपीज़ वाला था और एक 100 रुपीज़ वाला था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्विटर जैसा ही एक ऐप आया है थ्रेड ऐप, ये कौन सी कंपनी का है, तो वो मेटा ने लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन आया था कि जो IPL में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांडेड कौन सी IPL टीम है, और वो 2023 का पूछा था, तो उसका आंसर होगा CSK। इसका मैंने गलत कर दिया था, मुंबई इंडियंस कर दिया था, बट इसका मैंने गूगल चेक किया, इसका ना CSK ही बता रहा है।
इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओपेनहेमर, इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? तो इनका शायद डेथ हुआ था, इसीलिए ये न्यूज़ में थे। तो ये इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि अभी हाल ही में जो वाइट लेबल एटीएम, इंडिया का पहला जो वाइट लेबल एटीएम जो यूपीआई बेस्ड जो चल रहा है, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट दिया था और बोला था कि इसको किसने लॉन्च किया है, तो वो हिताची पेमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो राजकोट में जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है वो कौन सी स्कीम के तहत बन रहा है? तो वो सुगम्य भारत अभियान के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडिया का जो फ्लैग है उसमें जो फैब्रिक यूज़ होता है, उसमें जो अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है और उसमें कहा गया कि उसमें जो फैब्रिक यूज़ होगा उसमें कौन कौन सा यूज़ हो सकता है। तो उसमें एक कॉटन के अलावा पूछा था कि कौन सा यूज़ हो सकता है, तो वो है खादी बंटिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो अभी हाल ही में नीति आयोग ने लॉन्च किया था उसमें टॉप किसने किया था, कौन से स्टेट ने टॉप किया था? तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया के ऊपर नहीं है, मतलब इंडिया के बाद नहीं है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में, वैसे इसका आंसर पाकिस्तान, या मैंने म्यांमार लगाया था, पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इसका आंसर सऊदी अरब होगा। मैंने इसमें आंसर गलत कर दिया है, तो आप लोग देख लेना, इसका आंसर सऊदी अरब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी एक डिजिटल लैंड रिकॉर्ड अवार्ड दिया था, उस लैंड रिकॉर्ड अवार्ड का नाम क्या था? भूमि सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कितना शुगर केन की प्राइस पे जो मतलब एमएसपी जो होती है उसको इंक्रीज़ किया गया है, तो वो पहले से कितना इंक्रीज़ हुआ है उतना बताना था। तो अभी तो वो 315 हो गया है, पहले वो 305 था, तो 10 रुपये इंक्रीज़ हुआ, तो इसका आंसर ₹10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो अभी जो नोट सीरीज़ लॉन्च की गई है जिसमें स्टार मार्क किया जाता है, वो जो स्टार मार्क होता है वो इंडिकेट करता है कुछ, तो वो कहाँ, मतलब कहाँ पे वो स्टार मार्क होता है? तो वो नंबर पैनल पे होता है, इसका आंसर नंबर पैनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसमें जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उसमें कितना अमाउंट पे किया जाता है? तो 1 लाख रुपये आपको मिलता है, मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपये का अमाउंट पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जो इसरो है उसने हाल ही में सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, तो उसमें एक जो सबसे बड़ी वाली जो सैटेलाइट थी वो न्यू ऑर्बिट में लॉन्च की थी। तो न्यू में जो ई है उसका फुल फॉर्म पूछा था, तो इसमें मैंने गलत कर दिया था। वैसे इसका आंसर अर्थ होगा, नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट्स पूरा इसका फुल फॉर्म बनेगा, तो ई फॉर अर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ऐसी कौन सी पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए? तो एक था सक्षम पोर्टल। उसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो यूआईडीएफ होता है यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये कहाँ से, मतलब इसमें जो फंड में जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो वो पीएसएल के शॉर्ट फॉल से आते हैं। पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब कि सारे बैंक्स के जो टारगेट्स होते हैं पीएसएल के, अगर वो टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाता है तो जो अमाउंट जो शॉर्ट होता है वो अमाउंट कहाँ जाता है? तो यूआईडीएफ में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये जो पीएसएल शॉर्टफॉल होता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, मतलब कि ये जो पीएसएल का जो अमाउंट है वो मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं रिसीव करती है? तो उसमें बहुत सारा आंसर दिया था, मतलब ऑप्शन दिया था, जैसे कि नाबार्ड था, सिडबी था, एनएचबी था। तो एक उसमें आंसर एक नैबफिड था, तो इसका आंसर नैबफिड होगा। एक क्वेश्चन था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के जो जो कैटेगरीज़ है वो कितनी कैटेगरीज़ में, मतलब उसके लेयर्स कितने हैं? तो उसका आंसर होगा 4। एक क्वेश्चन था कि सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि एनबीएफसी वाला जो टाइप है, मतलब कि बहुत सारे कैटेगरीज़ में वो बांटा हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो एनबीएफसी नहीं है, मतलब एनबीएफसी का टाइप नहीं है, तो उसका आंसर होगा एनबीएफसी फैक्टर। मे बी, इसका श्योर नहीं है, बट एनबीएफसी फैक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती है? डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि करंट डिपॉजिट और सेविंग्स वाला डिपॉजिट। तो जो एनबीएफसी होती है वो कासा में डील नहीं करती है। अगर वो डिपॉजिट्स टेकिंग एनबीएफसी होती भी है तो वो फिक्स डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट्स को रिसीव करती है, लेती है, लेकिन वो उस कासा पे डील नहीं करती है, तो उसका आंसर एनबीएफसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक नया फॉरेन बाइक्स जो है वो इंडिया में बनने वाला है जिसका नाम है कुछ ट्रिम 400 और स्क्रैम्बल 400।
तो इंडिया में इसको कौन सी कंपनी बनाने वाली है, कौन सी मोटर कंपनी बनाने वाली है, तो उसका आंसर होगा बजाज। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभी नया एक T+3 वाला टाइमलाइन आया है। T+3 मतलब कि जो IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, तो उसकी पहले टाइमलाइन जो थी वो T+6 की थी, अब उसको रिड्यूस करके T+3 कर दिया है। तो इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिड्यूस किया, मतलब कौन डील कर रहा है, तो उसको सेबी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो आईएनएस द्रोणाचार्य है, जो गनरी स्कूल है, वो ट्रेनिंग जो देता है वो किसको देता है, तो वो सेलर्स को ट्रेनिंग देता है। या फिर ऐसा कुछ था कि जो आईएनएस द्रोणाचार्य है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो गनरी स्कूल शायद आंसर होगा, ऐसा करके एक क्वेश्चन था। और सेलर्स वाला भी कुछ ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, तो कंफ्यूज हो गए। तो बस ऐसे ही कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 5 जो अभी फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स मतलब इन्फॉर्मेशन जो है अपने टर्म को स्टार्ट करने से पहले किसको दिया था, तो वो अभी प्रेसिडेंट को दिया था। इसका आंसर प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उल्लास स्कीम से रिलेटेड था कि कौन सा जो है वो मतलब बहुत सारा वो सेक्टर्स दिया था और कहा था कि कौन सा जो सेक्टर है वो उल्लास स्कीम से कवर्ड है, तो सारे सेक्टर्स जो उल्लास स्कीम से ही कवर्ड थे, तो उसका आंसर ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मोदी जी ने अभी एक उत्तराखंड में जो माना विलेजर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इनोवेशन किया था, एक तरीके का आर्ट था जो लीफ पे बनाया जाता है ब्रश और पेन की मदद से। तो उससे ना वो अपना लिवलीहुड मतलब अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आर्ट होता है लीफ पे लिखने वाला थ्रू द पेन और ब्रश, तो उस आर्ट को क्या कहते हैं, तो उस आर्ट को कैलीग्राफी कहते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि जो गंगा का लिखा गया, तो गंगा भागीरथी और हुगली का जो रूट है वो रूट पूछा था कि वो तीनों मतलब रूट कौन सा है, तो वो इलाहाबाद से हल्दिया का रूट पड़ता है तीनों नदी के लेके। इसके बाद एक पूछा था CTS ग्रिड नेटवर्क के बारे में। CTS यानी कि चेक ट्रंकेशन ऑफ सिस्टम, जिसमें चेक जो हम लोग स्कैन करते हैं तो वो कहाँ जाता है, मतलब बैंक में जो चेक से स्कैन होता है तो वो कहाँ जाता है, उसके जो 3 ग्रिड्स है वो कौन कौन से हैं, तो वो है चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली। उसके बाद एक सागरमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसका मुझे आंसर याद नहीं है। तो बस 46 क्वेश्चंस है, बाकी के क्वेश्चंस नहीं आ पाए, बाकी के क्वेश्चंस आपको याद होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट करना। और मेरे जो अटैम्प्ट्स थे थोड़ी पढ़ाई मेरी ख़राब हो चुकी है तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। जीके में मैंने 32 अटैम्प्ट किया था, इसमें से बहुत सारा मैंने तुक्का मार दिया था, तो 8-10 गलत हो जाएंगे। और ओवरऑल मेरा 90 अटैम्प्ट रहा था, क्योंकि मेरा रीजनिंग और क्वांट में उतना अच्छा अटैम्प्ट नहीं रहा था और प्रैक्टिस भी छूट गई है। तो बस इतना ही था, बाकी मैं एनालिसिस लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम, और भी जो भी एग्ज़ाम दूंगी तो मैं जीके का एनालिसिस ज़रूर लाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।